हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकुर और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, तो किस किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमको कैसे अरेंजमेंट देखने को मिलता है, अथॉरिटीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, पोजीशंस का। ओके, तो यदि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स किस किस टाइप के होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो एक एक करके हम सभी को समझेंगे। सबसे पहले क्या आता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें हमको देखने को मिलता है कि दिस टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन अ कंपनी into different departments based on the area of एक्सपर्टीज, है ना। हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, है ना। कि भाई फंक्शन क्या है, जैसे कि हमने क्या, एक प्रेसिडेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंदर पे R&D मैनेजर है, उसके अंडर पे फाइनेंस मैनेजर है, उसके अंदर पे मार्केटिंग मैनेजर है और उसके अंदर पे डिविजनल मैनेजर है। ओके, जो R&D मैनेजर है उसके नीचे डिजाइनर है, डेवलपर है, टेस्टिंग है। फाइनेंस के अंदर कौन है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग आएगी, परचेसिंग आएगी और फाइनेंस आएगा। जो मार्केटिंग है उसके अंदर सेल्स और कस्टमर सर्विसेज आएगा। और डिवीजन प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर क्या आएगा? लाइन सुपरविजन, प्रोडक्ट टेस्टिंग और प्रोडक्शन टीम और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या क्या किया कि एक एक फंक्शन के हिसाब से हमने अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया और उसके लिए अलग अलग मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए, जो कि एक अथॉरिटी के अंदर आएंगे और वो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसा करती है? ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एंड वर्कर्स इनटू separate units responsible for particular business function। ओके, तो उसमें क्या करते हैं कि हम फंक्शंस के हिसाब से, फॉर्मेशंस के हिसाब से अलग अलग मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं और उनके नीचे हम उनके सबऑर्डिनेट्स को पुट करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा कि अलाउ करता है वर्कर को टू डन द कोई स्पेसिफिक, जिस चीज में वो क्या है, एक्सपर्ट है, वो काम करे। इसके बाद में क्या होता है? लो कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन। किसी प्रकार का डुप्लीकेशन नहीं होता है। डिपार्टमेंट्स क्योंकि आपके अलग अलग बटे हुए हैं, तो जैसे कि अकाउंटिंग करना है तो सेल्स की अकाउंटिंग अलग होगी, मार्केटिंग की अलग अलग होगी, प्रोडक्शन की अकाउंटिंग अलग होगी। तो क्या होगा? इन सबको अपना अपना अकाउंटिंग के लिए बंदा बैठालना पड़ेगा। यदि हमने डिपार्टमेंट ही एक अलग अपॉइंट करा हुआ है तो क्या होगा? इन सबकी अकाउंटिंग एक ही जगह पर होगी, तो क्या होगा कि डुप्लीकेशन किसी प्रकार का नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? डुप्लीकेशन को रोक देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि क्रॉस डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। ओके, सेल्स डिपार्टमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट का आपस में तालमेल बन पाना क्या होता है? बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी सेल्समैन को मार्केट से ये इनपुट मिल रहा है कि भैया तुम्हारे डिजाइन में कोई दिक्कत है, इसको यदि इंप्रूव करोगे तो सेल्स बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो क्या है? सेल्समैन है, वो डायरेक्ट जो है वो R&D डिपार्टमेंट को जाकर के कुछ बोल नहीं सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वो अपने सेल्स मैनेजर को बोलेगा, फिर ये सेल्स मैनेजर R&D मैनेजर को बोलेगा, फिर R&D मैनेजर इधर डिजाइनर को बोलेगा। इस तरीके से क्या होता है कि बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो जाती है। इसके बाद में क्या है? एवरीवन इंटरेस्टेड इन डूइंग व्हाट राइट फॉर देयर
फंक्शन देन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सब अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से काम करते हैं, उनको पढ़िए कि हमारा फंक्शन सही से काम करना चाहिए, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के परफॉर्मेंस से उनको बहुत ज्यादा कोई वास्ता नहीं होता है। ओके, इसके बाद में क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमको कहां देखने को मिलती है, जहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिंगल वर्क करता है। मान लीजिए कोई मार्केटिंग एजेंसी है, तो मार्केटिंग एजेंसी का काम क्या है, केवल मार्केटिंग करना। यदि कोई ट्रेडिंग कंपनी है, तो ट्रेडिंग कंपनी का क्या काम है, केवल सेल्स करना, कि भाई खरीदेंगे बेचेंगे, और कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, तो जहां पर हमको देखने को मिलता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल फंक्शन हो रहा है, वहां पर हमको लाइन ऑर्गेनाइजेशन काम करती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे सिंपल होती है, इट्स अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आपकी अथॉरिटी फ्लो करेगी। अनलाइक अदर स्ट्रक्चर, स्पेसिफाइड एंड सपोर्टिव सर्विसेज डज नॉट टेक प्लेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है ज्यादातर, और कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। जैसे कि पिछले हमने फंक्शनल में देखा था कि सब स्पेशलाइज थे, है ना, कि फाइनेंस वाला फाइनेंस में स्पेशलाइज है, सेल्स वाला सेल्स में है, आर&डी वाला आर&डी में स्पेशलाइज है। यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन ऐसा सच होता नहीं है, ना ही कोई सपोर्टिव सर्विसेज होती है कि भाई यदि हमारा आर&डी वाला है तो आर&डी के अंदर आपको डिजाइन वाला अलग मिलेगा, आपको टेस्ट प्रोडक्ट टेस्टिंग करने वाला अलग मिलेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर सुविधाएं नहीं होती है। ओके, इसके बाद में क्या है, द चेन ऑफ कमांड एंड ईच डिपार्टमेंट हेड हैज कंट्रोल ओवर देयर डिपार्टमेंट। जो क्या होता है, हेड होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, उसके पास में उसके डिपार्टमेंट का टोटल कंट्रोल होता है, उसको किसी और की अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, जैसे कि एक जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के अंदर सेल्स मैनेजर है। मान लीजिए कि ये ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी है, तो क्या होगा, ट्रेडिंग कंपनी का क्या मतलब है कि खरीदो और बेचो, बेचना उनका मेन काम होता है। ठीक है, तो सेल्स मैनेजर के अंदर क्या होगा, सेल्स असिस्टेंट सेल्स डिवीजन 1 का, डिवीजन 2 का, डिवीजन 3 का, डिवीजन 4 का। और इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत आएंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स पर्संस। तो ये डायरेक्ट और बिल्कुल सिंपल किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिंगल फंक्शन पर काम करती है। ओके, इसके बाद में कौन सी आती है, इसके बाद में आती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, इसमें हमको देखने को मिलता है कि द मैनेजमेंट अप्रोच इन दिस इज दिस अथॉरिटेटिव। ठीक है, अथॉरिटी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है, मैनेजर्स आपको देखने को मिलते हैं। एस्टैब्लिश अ गोल एंड डायरेक्टिव्स दैट आर द फंडामेंटल फुलफिल्ड बाय स्टाफ एंड अदर वर्कर्स। क्या होता है कि एक मैनेजर होता है और वो सारे के सारे क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, और वो सारे मैनेजर्स को उसको मानना पड़ता है। यहां पर क्या होता है, वन मैन आर्मी होती है। ठीक है, एक ही आदमी है जो कि सारा का सारा डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो सारे डिविजन्स उसके अकेले के अंदर आते हैं और वही सारा कुछ काम देख रहा होता है, सारे मैनेजर्स भी उसी के अंडर आएंगे। ठीक है जी, अ लाइन स्टाफ organization structure adopts to remain a large or complex enterprise more flexible without sacrificing managerial authority। ये कहां पर हमको देखने को मिलते हैं, जहां पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और आपको बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस को या बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स को लार्ज स्केल में देखना होता है। उस टाइम पर हमको ये वाली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है।
मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर सारे के सारे मैनेजर्स आते हैं जो कि अपना अपना डिवीजन देख रहे होते हैं, ठीक है। इनके लिए अलग अलग एडवाइजर्स और सीओओस भी हो सकते हैं ना, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, एडवाइजर्स भी हो सकते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके अंदर क्या है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर उसके पास हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लीगल एडवाइजर, और अपने अपने डिविजन्स के अलग अलग मैनेजर्स भी इनके पास में होते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, बड़ी मात्रा में बहुत सारे मैनेजर्स, ओके। जैसे कि हमारा टाटा सन्स है ना, तो टाटा सन्स में क्या हो रहा है कि वो खुद तो कोई बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ओके। तो उनको किस प्रकार से पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, उसके लिए उनको इस प्रकार की मैनेजेरियल टीम लगती है, और वहां पर हमको इस टाइप का मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, ओके। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हमको कहां देखने को मिलता है, जहां पर प्रोजेक्ट बेस्ड काम होते हैं, ओके। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हमको कहां देखने को मिलेगा, जहां पर प्रोजेक्ट बेस्ड काम होते हैं, सेम टाइम पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा होता है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कोलैबोरेटिव एफर्ट हमको यहां पर देखने को मिलता है। पोजीशंस ऑफ राइट पीपल इन द राइट टीम, द मैनेजेरियल स्टाइल is also differs and comes from two directions, functional and project. The functional manager represents the traditional vertical structure based on the department और जॉब फंक्शन। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, दो अलग अलग मैनेजरियल बॉडीज देखने को मिलती है। पहली मैनेजरियल बॉडी क्या होगी, पहली मैनेजरियल बॉडी होगी, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप आसानी से देख पाए, ओके। तो पहली मैनेजरियल बॉडी क्या होगी, पहली मैनेजरियल बॉडी होगी जो कि आपके ये वाला पार्ट होगा, है ना। ये क्या होगा आपका फॉर्मल, जो हमने फंक्शनल देखा था, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। फंक्शनल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग फंक्शंस है, ओके। कौन कौन सा है, प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्शन का काम देखेगा, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस का काम देखेगा, मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग का काम देखेगा, और आरएनडी वाला मैनेजर आरएनडी वाले काम देखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रोजेक्ट बेस्ड काम हो रहा है, हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग मैनेजर है, ठीक है। तो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर काम कर रही है, कौन कौन सी, फंक्शंस वाली अलग और प्रोजेक्ट वाली अलग। तो जो प्रोडक्शन वाला ग्रुप होगा वो क्या करेगा कि भाई वो यहाँ की प्रोजेक्ट ए की प्रोजेक्ट मैनेजर की भी बात सुनेगा और इधर प्रोडक्शन मैनेजर की बात सुनेगा, ठीक है। जो फाइनेंस का मैनेजर होगा क्या करेगा, वो फाइनेंस मैनेजर की भी बात सुनेगा और इधर के मैनेजर की भी बात सुनेगा, ठीक है, कौन से, प्रोजेक्ट ए वाले की, ठीक। तो ये क्या हो रहा है कि सेम टाइम पर इसको दो साइड से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जो चीफ मैनेजिंग फाइनेंशियल मैनेजर है वो भी बात करेगा, और भैया जो प्रोजेक्ट वाला है वो भी बात करेगा। मान लीजिए कि क्या हो रहा है, कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एलएनटी है, उसकी 10 जगह पे अलग अलग बिल्डिंग्स बन रही है, 4 जगह पे मान लेते हैं, 3 जगह पे, तो 3 जगह के लिए वो क्या करेंगे कि 3 अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर लगाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ए को दे रहा है, ये प्रोजेक्ट बी को देख रहा है, ये प्रोजेक्ट सी को देख रहा है, ओके। लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो क्या करेगा कि ये तीनों के प्रोडक्शन को देखेगा, ओके। तो इस प्रकार से हम जब देखते हैं कि दो अलग अलग बॉडीज काम कर रही होती है एक साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का। इसके बाद में क्या आती है, इसमें देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेज ये है कि it allow companies to manage in efficient manner large complex tasks like researching, developing, marketing और carrying out complex global business, ठीक है जी।
कि कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस ये कर सकते हैं, ये रिसर्च सेम टाइम पे अलग अलग प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स को, मार्केटिंग कर सकते हैं ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स की साथ में। ठीक है जी। इफिशियंसी मेक्स देम अवॉइडिंग डुप्लीकेशन, हमको डुप्लीकेशन जो है वो अवॉइड करने में मदद मिलती है। कैसे मिलती है कि भाई हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा करके रखा हुआ है, ये पूरे प्रोजेक्ट को देख रहा है, ए को भी, बी को भी और सी को भी। अलग अलग हमको प्रोजेक्ट मैनेजर बैठाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही है, अलग अलग टीम की भी जरूरत हमको नहीं पड़ रही है। सेम जो प्रोडक्शन की टीम है वो सारे के सारे तीनों प्रोजेक्ट्स को देख रही है, वेल डिवाइड किया गया है। ओके, तो हमको डुप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, पूल ऑफ रिसोर्सेस टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स टास्क, हमारे पास में बहुत सारा रिसोर्सेस रहता है ताकि हम कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं उसको, टास्क है उसको आसानी से कर ले। मैट्रिक्स प्रोजेक्ट मैनेजर हैव मोर डाइवर्स सेट ऑफ एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, है ना, बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स को देख चुके होते हैं, तो इस कारण से क्या देखने को मिलता है कि भाई बहुत सारी इनके पास में एक्सपर्टीज आ जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर फॉर मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी हमको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला कोऑर्डिनेशन यहाँ पर होता है, हाई लेवल का कोऑर्डिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके बाद में नोटोरियस फॉर कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोजेक्ट बॉसेस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हमको क्या देखने को मिलेगा कि भाई हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए दो अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर्स के बीच में, कि भैया कार, मान लीजिए कि रिसोर्स ट्रक कंपनी के पास में 10 ही हैं, तो हर प्रोजेक्ट मैनेजर चाहेगा कि मेरे पास में ट्रक भेज दो, भले ही दूसरे वाले का काम रुक जाए। ओके, इसके बाद में क्या, disagreements and misunderstanding about the schedule are common, है ना। क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसएग्रीमेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है वो लिमिटेड है और बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं सेम टाइम के पास। ओके, इसके बाद में क्या है आपका, इसके बाद में है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जहां पर हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ इन अ नेटवर्क काम कर रही होती है। ओके, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन इज अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर एम्प्लॉय फ्रॉम स्मॉल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स, अलग अलग टीम्स क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ में मिलकर के कोऑर्डिनेट कर रही है, दैट वर्क इंडिपेंडेंटली, जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट वर्क कर रही होती है, टू अचीव अ कॉमन गोल, ताकि वो किसी एक कॉमन गोल को अचीव कर पाए। इन दिस type of organization, the organization does not rely on the traditional top to bottom supervisory mechanism। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्रेडिशनल ना होकर के क्या होता है कि मॉडर्न होते हैं। इसमें हमको इंटरलिंक देखने को मिलता है डिफरेंट टीम्स के बीच में, जो आपस में जुड़ी हुई रहती है, जो कि एक कॉमन गोल के लिए काम कर रही होती है। ओके, फॉर एग्जांपल कि आप लोग अभी यदि जो भी ट्विटर चलाते होंगे, तो ट्विटर के अंदर पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ट्विटर ने अपना एआई वहां पर इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। ठीक है, जो ग्रॉक नया एआई आया है वो ट्विटर के अंदर या एक्स के अंदर क्या आ गया है, हमको ग्रॉक देखने को मिल रहा है। ग्रॉक की स्पेलिंग क्या है, ऐसे ही कुछ है ना, ग्रॉक ऐसा, हाँ। तो ग्रॉक क्या है, एआई टूल है, ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलग टीम है, एक्स अलग टीम है, दोनों की टीमें एक साथ आकर के क्या कर रही है, कॉमन गोल के ऊपर काम कर रही है। ये डिपार्टमेंट अलग है, ये डिपार्टमेंट अलग है, और दोनों डिपार्टमेंट मिलके एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन हम उसे मानेंगे। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।